दूसरा हमारा केस आ गया, वो है हमारा एनडीआर वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड वाला, साल 2015। अब इसने क्या किया, मान लो मिस्टर चिराग के पास 5 एकड़ जमीन है। तो मिस्टर चिराग सोच रहे क्यों नहीं इससे कुछ इनकम जनरेट किया जाए। तो मिस्टर चिराग ने क्या किया, अपने इस 5 एकड़ जमीन पे गोडाउन बना दिया। बोलो गोडाउन में क्या है, ज्यादा खर्चा नहीं होगा कि सर खाली 4 दीवारी मेरे को बनानी है। उसने ऐसे मल्टीपल ऐसे गोडाउन बना दिए, गोडाउन 1, गोडाउन 2, गोडाउन 3, गोडाउन 4। और फिर उसने क्या किया, अब गोडाउन का जैसा मान लो ये आपका हो गया, ये ऐसा रास्ता है, ठीक है, ये पी रोड है समझ लो गोडाउन में जाने के लिए। यहां पर उसने बड़ा सा गेट लगा दिया। फिर यहां पर उसने क्या कर दिया, गेट के बाहर यहां पर उसने सिक्योरिटी गार्ड को बैठा दिया। फिर उसने क्या किया, हर यहां पर स्ट्रीट लाइट लगा दी, ठीक है। फिर उसने क्या कर दिया, उसने उसने और क्या किया, मतलब एक टोटल गोडाउन वाला अगर यहाँ पर कोई आता है तो उसको सारी सर्विसेज से प्रोवाइड कर रहा है ताकि उसको गोडाउन में सामान रखने में आसानी हो, ठीक है। और इसने भी फिर क्या किया, इसने एक कंपनी फॉर्म करी। और कंपनी का मेन काम क्या था कि हम गोडाउन वगैरह भाड़े में देंगे और उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, जैसे कि चौकीदार रखना, पानी का व्यवस्था करना या स्ट्रीट लाइट का बंदोबस्त करना, ये सारा चीज भी हम उनको करके देंगे। तो आप लोग बताइए, प्रीवियस केस पढ़ने के बाद अब आप लोग को क्या लग रहा है, ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगी कि बिजनेस इनकम? बिजनेस इनकम। क्योंकि थोड़ा सा स्मेल आया ना आपको, बिजनेस वाला फीलिंग एक आया ना, देयर इज समथिंग, कुछ बिजनेस बिजनेस फील आ रहा है कि नहीं? आप लोग होशियार हो गए हो। यस Income from letting out of godowns and provisions of warehousing services is subject to tax under PGBP and not house property। भी हमारा मेन मकसद ये है कि हम कमर्शियल प्रॉपर्टी ऐसा भाड़ा देंगे, तो उस केस पे क्या हो जाएगा आपका, ये इनकम हो जाएगा PGBP, ठीक है। लेकिन भैया हाँ जैसे कि बहुत सारे लोग अमीर होते हैं तो वो लोग जमीन भी खरीदते हैं, अपना जो बिजनेस जो मेन मोटिव उनका समझ लो कुछ और बिजनेस है उनका मोटिव उनका मेन, बट जमीन खरीदते हैं फिर उससे भी इनकम आता है उनका, तो उनका हाँ मेन इनकम दूसरा उन लोग का फिर बिजनेस इनकम माना जाएगा जमीन से जो आएगा, या फिर वही दूसरा इनकम माना जाएगा? नहीं, दूसरा इनकम होगा ना। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, चलो फर्क समझना, सारा फर्क है फैक्ट का। ये है मिस्टर चिराग, इनका मेन काम है चिराग ज्वेलर्स, ठीक है, इनका मेन काम है ज्वेलरी का। अब इस ज्वेलरी बिजनेस से ये बहुत पैसा कमाए, इनका बहुत इनकम हुआ। अब इस इनकम से इन्होंने क्या किया, लैंड एक्वायर कर दिया और उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, फिर घर बना दिया, ठीक है। और बाद में इस घर को उन्होंने क्या कर दिया, भाड़े पे दे दिया। तो मिस्टर चिराग को इस घर से जो भी रेंटल मिलेगा वो क्या होगा, बताइए आप लोग, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सिंपल सा है कि भैया ये ओनर है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसने भाड़े पे लगा दिया, तो जो रेंटल आया वो हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। सीन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि मिस्टर चिराग ने क्या किया, यही जो रेंट पे दिया ना, ये किसी एक बिजनेस वाले को दे दिया। मान लो उसने एक बिजनेस वाले को दे दिया कि भैया वो इस घर में अपना माल का स्टॉक जो है वो रख सकता है, एज ए घर को एज ए गोडाउन ट्रीट करेगा। तो मिस्टर चिराग के लिए कौन सी इनकम होगी, हाउस प्रॉपर्टी, तब भी हाउस प्रॉपर्टी होगी, वेरी गुड। लेकिन मिस्टर चिराग ने क्या किया, इन 3 घरों के लिए उसने एक अलग से कंपनी बना ली और उस कंपनी में लिख दिया मेरा काम क्या है, मैं प्रॉपर्टी बनाऊंगा और भाड़े पे लगाऊंगा।
तो उस केस में जो पैसा आएगा वो पैसा क्या कहलाएगा? Business income. बिजनेस इनकम। समझ में आ रहा है ना? देखो आप लोग कितने जीनियस हो गए। सिर्फ फैक्ट को देखो, फैक्ट क्या हो रहा है और फैक्ट के हिसाब से आपका सीन चेंज हो जाएगा। आदमी वही, घर वही, इनकम भी वही, लेकिन जो इनकम जो कमा रहा है, क्या उसने उसको एज ए बिजनेस ट्रीट करके कमाया कि नॉर्मल कमाया? नॉर्मल कमाया तो हाउस प्रॉपर्टी, और अगर बिजनेस वाला कुछ स्मेल अगर आपको आ गया कि समथिंग कॉल्ड, हाँ कुछ बिजनेस वाला फीलिंग आ रहा है समझ लो, तो भैया उसको बिजनेस इनकम हम ट्रीट करेंगे। सब खेल है फैक्ट एंड फिगर के हिसाब से। अगर आपके पास हो सकता है कि कोई एक केस में, जैसा मैंने अभी आपको बताया, पहले वाले केस में चिराग का क्या हो रहा था, वो हाउस प्रॉपर्टी। दूसरे वाले केस में इवन दो वो बिजनेस वाले को ही दे रहा था लेकिन फिर भी हाउस प्रॉपर्टी। तीसरे वाले केस में जस्ट बिकॉज उसने अपना एक कंपनी बना के ऑब्जेक्ट बता दिया, माय ऑब्जेक्ट इज टू क्रिएट अ प्रॉपर्टी, लेट आउट अ प्रॉपर्टी, देन उस केस में क्या हो जाएगा, वो बिजनेस इनकम हो जाएगा। सारा खेल इनकम टैक्स में फैक्ट का होता है। सर कंपनी का तो एमओए में लिखा रहता है बोल के, उसमें तो पता चल जाएगा। अगर से मान लीजिए इंडिविजुअल अगर यही बिजनेस कर रहा है तो वही तो बोला ना कैसे मैं, प्रूव करेगा? इंडिविजुअल अगर कर रहा है तो उसका हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा और कुछ नहीं होगा। मान लो फॉर एग्जांपल आशीष अग्रवाल का घर है ये वाला, आशीष अग्रवाल का एटापल्ली में घर है, तो आशीष अग्रवाल क्या बोलता है कि भैया मैं तो टॉप फ्लोर पे रह जाऊंगा और नीचे का जो भी 3 फ्लोर है 3, 2, 1 ये एक कंपनी वाले को दे दूंगा या किसी बैंक को दे दूंगा, ठीक है, भाड़े पे, कि भैया पकड़ो और भाड़ा लगाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो उस केस में ये बैंक वाले जब आशीष को पैसे देंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, उसका हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो जाएगा। लेकिन अगर आशीष ने कंपनी फॉर्म कर ली और बता दे कि भाई मेरा काम क्या है, मैं प्रॉपर्टी को भाड़े पे लगाऊंगा और वही मेरा इनकम का सोर्स होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसको उसका बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा कि भाई उसका बिजनेस ही वही है भाड़ा लगाना, उसको बिजनेस मान लिया जाएगा, तो उससे आने वाला सारा इनकम बिजनेस इनकम। समझ में आ गया? समझ में आया आपको आशीष? Yes, sir. जी सर। ओके यस भैया। चलो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये था हमारा केस एनडीआर वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का, तो जिसमें ये बोला गया आप गोडाउन भाड़े पे देते हो और गोडाउन से रिलेटेड द प्रोविजन ऑफ वेयरहाउसिंग सर्विसेज, वेयरहाउसिंग की सारी सर्विसेज भी अगर अरेंज करके देते हो तो इसका इंटेंशन ही वही है कि आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस इनकम हो जाएगा, खत्म बात। देन उसके बाद आते हैं हमारे मुस्तफा खान साहब, बात है 2005 की। अब देखिए हाउस प्रॉपर्टी में एक चीज ये पढ़ा, चार्जिंग सेक्शन 22 ये कहता है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी को अगर आप खुद के रहने के लिए कर रहे हो यूज या खुद का बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो हम उसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम में नहीं कंसीडर करेंगे। फिर से बोल रहा हूं सुनिए, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी को, सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन ये कहता है कि अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने किसी और को भाड़े पे दी, पैसा कमाया, हम उसको टैक्स कर देंगे। लेकिन अगर वही हाउस प्रॉपर्टी आप खुद के रहने के लिए यूज करते हो या वही हाउस प्रॉपर्टी आप खुद के बिजनेस के लिए यूज करते हो तो हम बोल लेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं, ऐसा मान लेंगे और उसको आपका हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आ गया? क्यों नहीं करेंगे? सिंपल सी बात है, सोच कर देखिए कि अगर आज मैं खुद का घर में रह रहा हूं तो अगर मैं खुद को ही अगर भाड़ा दूंगा तो मैं एक तरफ क्या दिखाऊंगा मेरा प्रॉफिट लॉस में, टू हाउस रेंट का खर्चा और दूसरे साइड बाय हाउस रेंट का इनकम। समझ में आ रहा है ना आपको? इधर खर्चा 20,000 पर मंथ, इधर इनकम 20,000 पर मंथ, सेट ऑफ टैली, कुछ मतलब ही नहीं है। सेम चीज अगर मैं खुद का बिजनेस के लिए अगर मेरा प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने बिजनेस के अकाउंट से पैसे निकालूंगा कि भैया रेंट का खर्चा और मेरे को दे दूंगा, तो आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस ना, तो मेरा एक तरफ क्या दिखाएगा, बिजनेस में खर्चा 20,000, मतलब बिजनेस का प्रॉफिट कम हो गया 20,000 और मेरा इंडिविजुअल 20,000 का इनकम हो जाएगा। तो मेरा फर्क क्या हो रहा है यार, आप तो सेम ही हो। तो अगर ऐसा बोला गया हाउस प्रॉपर्टी में, इफ यू आर यूजिंग द हाउस प्रॉपर्टी फॉर योर सेल्फ, आप खुद के रहने के लिए कर रहे हो यूज, या फिर अगर आप खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर नहीं करते। बात समझ में आ गई? ये चीज लॉजिक समझ में आ गया आपको इसका? अब देखिए अब इसी बात के ऊपर लड़ाई हो गई मुस्तफा खान और सीआईटी की। वेयर द हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, मतलब मुस्तफा खान, बट यूज्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। उसने क्या किया, खुद का प्रॉपर्टी पड़ा था तो उसने अपने किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप फर्म कर लिया और बोला कि ऑफिस कहाँ करें, इट्स बेटर, मेरे घर में बहुत स्पेस है, उसी में 2-3 रूम लेके अपना ऑफिस का काम कर लेते हैं। तो उसने क्या किया, ओनर कौन है, इंडिविजुअल मुस्तफा खान, लेकिन यूज कौन कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म यूज कर रहा है, ठीक है, इन विच द एसएससी इज आल्सो अ पार्टनर, मतलब जिसमें मुस्तफा खान भी एक पार्टनर था। तो ये डिसाइड हुआ इट विल बी डीम्ड दैट द एसएससी इज यूजिंग द प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन बिजनेस एंड हेंस नॉट टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। खुद के लिए यूज कर रहे हैं, टैक्सेबल नहीं करेंगे उसको। समझ में आ गया? Yes, sir. लेकिन वर्डिंग्स देखो, टैक्सेबल नहीं करेंगे किसके अंदर, अंडर हाउस प्रॉपर्टी। House property. Income from other source will tax
टैक्सेबल हो सकता है। कुछ समझ में आया आपको? जी सर। अब देखो एकदम प्रैक्टिकल वाली बात आके सोचो ना कि भैया ये मिस्टर सुमित और ये मिस्टर आशीष दोनों मिलकर SA पार्टनरशिप फर्म खोल लिए, ठीक है। अब बोलते कि ये बिल्डिंग ऑफिस कहाँ करेंगे, तो आशीष बोल रहे हैं कोई बात नहीं, मेरे पास घर है ना, मेरा जो है नीचे का ग्राउंड फ्लोर, उसको हम क्या कर लेंगे, एज ऑफिस कर लेंगे। अब आपको क्या लगता है, क्या आशीष के मन में हमेशा ये बात खटकेगी नहीं कि यार मैं अपना हाउस प्रॉपर्टी दिया हूं भाड़े में इस पार्टनरशिप फर्म के लिए, अगर यही हाउस प्रॉपर्टी में किसी थर्ड पार्टी को देता ना, मेरे को पर मंथ भाड़ा मिलता। यस और नो, सोच कर बताइए। यस सर। तो आपको क्या लग रहा है, आशीष क्या बोलेगा कि भैया सुमित सुन, हम ये पार्टनरशिप फर्म कर तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी में तेरे को दिया भाड़े, मतलब हम जो बिजनेस के लिए जो भाड़े पे दे रहे हैं ना, इसके नाम का पर मंथ मैं तो भैया 10,000 रुपया लूंगा रेंट। क्या बोलता है बोल। तो ये आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं, अगर हम बाहर कहीं भी देते हमको तो पैसा देना पड़ता, वही पैसा तेरे को मिल जाएगा, हमको क्या। तो ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये पर मंथ इसको क्या दे रहा है, मान लो 10,000 रुपया इसको रेंट पे कर रहा है। समझ में आपको? तो आशीष के लिए ये 10,000 इनकम तो हो रहा है, लेकिन इसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं बोलेंगे। तो कौन सी इनकम बोलेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और टैक्स लगा देंगे, क्योंकि ये बिजनेस का पर सर खर्चा आ तो भाड़े का पैसा ही रहा है ना। आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, ओन बिजनेस हो गया ना, या फिर ऐसा पार्टनरशिप बिजनेस हो गया जहां पर वो SSC भी पार्टनर है, तो उसको हम टैक्स नहीं करेंगे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन एक्चुअल में अब क्या हो रहा है, एक्चुअल में देखा गया कि भैया ये पार्टनरशिप फर्म दोनों पार्टनर आपस में बात करके जब इसको पैसा पे कर रहे हैं, तो आशीष का तो क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है ना, तो उसको हम अदर सोर्स में इनकम को टैक्सेबल कर देंगे, बट हाउस प्रॉपर्टी में तो उसको नहीं करेंगे। बात खत्म। समझ में आ गया आपको? जी सर। तो देखो जी सर। सेम सिचुएशन, सेम प्रॉपर्टी, सेम आदमी, लेकिन जब जब फैक्ट चेंज हो जा रहा है ना, उसका आंसर भी चेंज हो जा रहा है। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अब ये एक ऐसा केस आ गया जो आपके बहुत लोगों का इसमें इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आप में से बहुत लोगों का खुद का घर है और ये बिजनेस आइडिया आपके माइंड में आया भी होगा। पढ़िए, मुखर्जी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस CIT, केस है 2000 का। रेंट फ्रॉम पुटिंग अप होर्डिंग्स ऑन द बिल्डिंग इज चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ऐसा क्यों? ऐसा ये बोला, देखो बहुत सारे आप लोग घर के बिल्डिंग के ऊपर देखोगे ऐसे आयरन का ऐसा होर्डिंग बना होगा, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पोस्टर्स लगे होते हैं। तो अगर आप अपने बिल्डिंग के ऊपर से ऐसे होर्डिंग लगा दे रहे हो और वो होर्डिंग भाड़े पे दे रहे हो, और उससे जो आपका भाड़ा आ रहा है पर मंथ, उस भाड़े को हम आपका क्या मानेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, हम उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। समझ में आया? हाँ ये तो ऑब्वियस था। क्यों भैया, मेरा उसी प्रॉपर्टी क्योंकि अगर सर मेरा आप हाँ बोलो। रहने नहीं दे रहे हो ना, मतलब हाउस प्रॉपर्टी कब होगा, जब आप उस हाउस को यूज करोगे। आप तो बस ऊपर का वो मतलब एक बाउंड्री ही यूज कर रहे हो जहाँ पे होर्डिंग लगा होगा। हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स हाउस एंड लैंड अपर्टेंट देयर टू, उससे रिलेटेड जो जगह है वो भी हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी। तो भैया तो हाउस बट प्रॉपर्टी सर बाकी हाउस तो नहीं लिए ना, बस वो ऊपर का बस उतना सा एरिया जहाँ होर्डिंग लगेगा बस वो रेंट है, तो वहां तो कोई रह नहीं सकता ना। अच्छा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुमित भैया, बोलो। मैम जैसे कि जो अच्छा समझ लो छत के, अगर हम लोग अगर वो टावर जियो टावर जो होता है उसको भाड़े में देंगे तो वो किस में आएगा? आएगा, वेरी गुड। उससे भी बहुत, तो हम आएगा अभी ना, उससे अभी भी तो नेक्स्ट जो इनकम केस स्टडी आएगा। आएगा, नेक्स्ट जो केस स्टडी वो उसी के ऊपर है। देखिए बहुत अच्छा आपने पूछा। पहली बात ये देखिए कि द बिल्डिंग मतलब क्या, बिल्डिंग इंक्लूड्स रेसिडेंशियल बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिसेस, शॉप, गोडाउन एंड अदर कमर्शियल प्रीमाइसेस। तो भैया जब आप वो एक बैनर एक तो टांगने के लिए दे रहे हो ना, होर्डिंग दे रहे हो, तो होर्डिंग आपका इसी किसी ऐसी डेफिनेशन में नहीं आ रहा, तो दैट्स वाई उसको हम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मान रहे, और हाउस प्रॉपर्टी नहीं मान रहे तो उसको क्या मानेंगे, उसको अदर सोर्सेस मानेंगे। समझ में आ गया? लेकिन अब चिराग ने जो क्वेश्चन बोला ना कि भैया अगर हमने अपने छत के ऊपर जियो का टावर लगाने दे दिया तो क्या होगा, सेम केस अभी हमारा नेक्स्ट वही है। देखिए, अच्छा आपको ये समझ में आ गया ना, मुखर्जी एस्टेट कि अगर आप बिल्डिंग के ऊपर होर्डिंग लगाए हो, होर्डिंग भाड़ा में दिए, तो उससे आने वाला इनकम क्या कहलाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, अब देखिए, अब सेम
नायगरा होटल्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी, केस है 2015 का, where a SSE owing the terrace floor of a building and let it to a telecom company for installing tower and antenna. For installing tower and antenna, the license fee earned was to be taxed as income from house property. तो जो लाइसेंस फी पे होगा ना हर महीना उसको मिलेगा, वो हाउस प्रॉपर्टी होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, बताइए, मुझे बताइए ऐसा क्यों हुआ? मतलब सर आपके वो क्योंकि छत के टेरेस ऊपर, पे है। और टेरेस के ऊपर वो आपका होर्डिंग भी रहता है मैडम, टेरेस नहीं के आप ऊपर अभी बताए ना, वो डेफिनेशन में टेरेस और वो होर्डिंग का नहीं लिखा हुआ है इसीलिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपका छत के ऊपर अगर आप होर्डिंग लगा के रखे हो, उसका भाड़ा हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, अदर सोर्सेस। लेकिन अगर आप जियो का टावर पूरा इंस्टॉल करने दे रहे हो तो उससे जो पैसा आएगा वो आपका हाउस प्रॉपर्टी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम होर्डिंग की बात करें ना, तो होर्डिंग में आपका क्या है, टेम्पररी, आज किसी का एडवर्टाइजमेंट लगा है, कल किसी और का लगेगा, परसों किसी और का लगेगा, इजीली वो चेंज हो जा रहा है। मतलब क्या, हमने जिसको होर्डिंग यूज करने दिया वो जो है यूजर, वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं हम ऐसे जियो टावर की, तो भैया कोई एक कंपनी आपके टेरेस को यूज करके आपकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है ना, आपकी प्रॉपर्टी में आके अपना पूरा सब गार्ड रहा है, अपना नेटवर्क सब फिट कर रहा है, अपना जनरेटर फिट कर रहा है, सब कुछ एक प्लांट जैसा बना रहा है। और वो इतना अगर हैवी खर्चा करता है ना, तो वो उस प्रॉपर्टी को 5 साल 10 साल 20 साल पूरा लॉन्ग टाइम तक यूज करना चाहता है। तो जब यहाँ पर ऐसा कुछ सीन हो गया ना, मतलब आपकी प्रॉपर्टी एक्चुअल में यूज हो रही है किसी और के द्वारा, तो ये जो फैक्ट देखा गया तो ये माना गया कि भैया अब इससे जो आपका पैसा आ रहा है ना, इसको हम आपका क्या मानेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आया आपको? लेकिन होर्डिंग के केस में क्या हो रहा है, आज तुम हो, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, इट्स अ टेम्पररी, और आपकी एक्चुअल हाउस प्रॉपर्टी तो कोई यूज ही नहीं कर रहा। एक्चुअल जो आपका ईंट दीवार का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, उसको तो कोई यूज ही नहीं कर रहा, उसके ऊपर का कोई होर्डिंग लगा है, उसको कोई यूज कर रहा है, दैट्स अ टेम्पररी स्ट्रक्चर। तो इसीलिए उसको इसके अंडर में डिफरेंस किया गया। होर्डिंग पे है अदर सोर्सेस, एंटीना नेटवर्क है तो आपका हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि उस केस में आपका एक्चुअल हाउस प्रॉपर्टी यूज होता है। डन? यस भाई। देन चलते हमारे लास्ट के 2 केसेस पे और फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। लास्ट आगे हमारे मोदी जी, ये नरेंद्र मोदी की कंपनी नहीं यही है, सिर्फ नाम मोदी है। केस है 1994 का। हाँ, अब देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे बिजनेस वाले अपने एम्प्लॉय लोगों को अपना खुद का घर भाड़े पे दे देते हैं कि भाई आप कहाँ घर ढूंढते फिरोगे, आप एक काम करो, मेरे ऑफिस के पास में मेरा घर है, आप उसी में भाड़े पे रह जाओ। अब दूसरा सीन, आप उससे भाड़े का पैसा ले भी सकते हो या नहीं भी ले सकते हो। अब आप उसको भाड़े पे क्यों दे रहे हो, ताकि वो आराम से ऑफिस आए, अपना काम करे, उसको सुविधा हो, इस सेंस के लिए आपने दिया। मतलब आप चाहते हो कि आपका बिजनेस अच्छा चले, ताकि आप उसको पास में एक घर दे दिए, क्योंकि वो आपका बिजनेस से रिलेटेड ना, एम्प्लॉय जल्दी से आएगा, काम करेगा, आपका बिजनेस का फायदा होगा। समझ में आ रहा है आपको इंटेंशन क्यों है? आज बिजनेस वाले अपने एम्प्लॉय लोग को स्टाफ क्वार्टर्स क्यों देते हैं, इसीलिए देते हैं कि स्टाफ क्वार्टर्स को अगर मैं इनको अगर घर दूंगा तो वो लोग क्या करेंगे, खुश रहेंगे और मेरे बिजनेस में ही अच्छा से काम करेंगे, मेरा बिजनेस ग्रोथ करेगा। अब आगे देखिए क्या होगा। हाउस प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज वेदर फॉर रेंट और अदरवाइज, चाहे तो आप उसको रेंट उनसे पैसे चार्ज करो या ना चार्ज करो, वो डिफरेंट बात है। लेकिन अगर आपने घर दिया एम्प्लॉइज को, क्यों दिया, टू इनेबल देम टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज एफिशिएंटली, अपना काम अच्छे से कर सकें वो लोग, इसीलिए आपने उनको क्या दिया, घर दिया भाड़े पे। देन सच लेटिंग आउट शैल बी कंसिडर्ड एज इंसिडेंटल टू द मेन बिजनेस। हाँ, तो वहां पर आपने जो भाड़ा दिया ना, ये भाड़ा आपका मेन बिजनेस से रिलेटेड है, ये माना जाएगा कि अगर आप ये नहीं देते तो आपका मेन बिजनेस हैम्पर होता। सोचकर देखिए कि मान लो कि मैं संबलपुर में यहाँ पर हूँ और यहाँ पर बाहर से बेंगलोर से कोई लोग आए हैं जॉब करने के लिए, है ना, सीधे डिफरेंस देखो। पहले के लोग क्या होता था, संबलपुर से बेंगलोर जाते थे, बट अब क्योंकि ट्रू एंड फेयर आ गई है तो बेंगलोर के लोग संबलपुर आएंगे जॉब करने के लिए। तो ट्रू एंड फेयर मेन गोल बाजार एरिया में सिचुएटेड है। अब जो बाहर के जो लोग आए उनको घर मिल रहा है मानेसर में या घर मिल रहा है झारसुगड़ा में, तो लोग डेली वहां से अगर आना जाना करें तो यार उनका तो ट्रांसपोर्ट में टाइम 2 से 4 घंटा लग जाएगा, आना जाना बर्बाद हो जाएगा। तो ट्रू एंड फेयर ने क्या किया, ट्रू एंड फेयर ने उसकी एक और प्रॉपर्टी है गोल बाजार में, जहां पर उसके 100 फ्लैट्स हैं,
उसने क्या किया, उन्हीं फ्लैट में से अपने एम्प्लॉय को क्या कर दिया, वो घर दे दिया भाड़े में। बोले एक काम कर, आप उतना दूर आना जाना छोड़ दो, आप मेरे इस फ्लैट पे रह जाओ और इसका मुझे 10,000 रुपया पर मंथ भाड़ा दे देना। तो ये जो 10,000 रुपया जो मैं उनसे ले रहा हूँ, ये भाड़ा जो दे रहा हूँ, ये भाड़ा देना मेरा बिजनेस का मेन एक्टिविटी से रिलेट कर रहा है। दैट्स व्हाई इस केस में जो 10,000 रुपया आएगा वो क्या कहलाएगा, बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम। समझ में आ गया? यस सर। लेकिन अब सीन 2, मान लो कि हम मेरा कोई एक और सिस्टर कंसर्न, एक और दूसरा मतलब मान लो मेरे चाचा ताऊ का या मेरे भाई का कोई एक और दुकान है, ठीक है, होता है ना आप लोग देखो कि बहुत सारा मतलब सेम दुकान सिस्टर कंसर्न बोलते हैं उसको। तो मैंने क्या किया, सेम चीज मेरे भाई के कंपनी है, मेरा भाई क्या बोल रहा है मेरे को, सुमित भाई एक काम करो, आपकी जो प्रॉपर्टी है गोलबाजार वाली, उसमें से 4-5 फ्लैट आप मेरे को मेरे एम्प्लॉय के लिए दे दो। सोच कर देखिए, मैं ओनर हूं, मैं अपने एम्प्लॉय को दूं और उनसे पैसे लूं, बिजनेस इनकम। लेकिन मैं मेरे ही प्रॉपर्टी में मेरे भाई के कंपनी के एम्प्लॉय को अगर दे रहा हूं भाड़े में, तो उसमें जो पैसा आएगा वो जो पैसा आ रहा है वो मेरा डायरेक्टली मेरा मेन बिजनेस से इंसिडेंटल नहीं है। तो दैट्स व्हाई उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा वो हाउस प्रॉपर्टी, जो कि हमारा नेक्स्ट केस है। दूसरा केस क्या है, जो हमारा टीवीएस है ना, टीवीएस गाड़ी, उसका केस है टीवी सुंदरम यंगर एंड सन्स लिमिटेड, बात है 2005 की। वहां पर क्या हो रहा था, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एसएससी, मतलब टीवीएस कंपनी ने घर खरीदा था और उसने अपने सिस्टर कंसर्न भाई के कंपनी के एम्प्लॉय लोग को भाड़े पे दिया। टू द एम्प्लॉयज ऑफ द सिस्टर कंसर्न शैल बी चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आ गया आपको? तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हाउस प्रॉपर्टी से रिगार्डेड, जो आपको जानना बहुत जरूरी था। इसके बाद के क्लासेस में हम आगे जब बढ़ेंगे कि भैया आप इनकम कैसे कंप्यूट करते हो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये हमारी ऑलमोस्ट फुल फेज केस स्टडी बेस्ड क्लास थी। सच्ची सच्ची बताना, सर पे हाथ रख के कसम खाते हुए कि किस किस को आज की क्लास अच्छी लगी। ऐसे सर पे हाथ। मेरे को हाँ अच्छा सर, लगा सर। हाँ सर, अच्छा लगा सर। मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत खुश रहो। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम कल की क्लास में, कल कुछ और आगे इसको बढ़ाएंगे टॉपिक को। और एक बार जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था, प्लीज इस सारे को अपने नोट में अपडेट कर लीजिएगा। ओके, चलिए फिर, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।